नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है ह्यू ग्लास की, एक बहादुर शिकारी की, जिसे उसके ही साथियों ने धोखा देकर मौत के लिए ठंडे जंगलों में छोड़ दिया। घायल, भूखा और ठंड से जूझता हुआ ग्लास ने असंभव को संभव किया। उसने न सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए दुश्मनों का पीछा किया। कहानी की शुरुआत साल 1823 में अमेरिका के मिसौरी स्टेट से होती है, जहाँ हम एक बहुत घने जंगल में 45 लोगों के समूह को देखते हैं। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी खाल उतारते हैं और इन खालों को बेचकर अपना व्यापार करते हैं। एक दिन जंगल में उन पर एक जंगली कबीला अरिकारा अचानक से हमला कर देता है और उनके बहुत सारे साथियों को मार देता है। अब ये सिर्फ 10 लोग बचे होते हैं, जो अपनी जान बचाकर एक नाव में वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उन्हें पता होता है कि यह पूरा इलाका अरिकारा कबीले का है और वे लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए कैप्टन हेनरी ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि हमें नाव से उतरकर जमीन के रास्ते जाना चाहिए, लेकिन उनका साथी फिट्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वह कहता है कि अगर हम जमीन के रास्ते से जाएंगे तो वे लोग हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे और जमीन का रास्ता काफी लंबा है, हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। मगर कैप्टन कहता है कि इस इलाके को ग्लास बहुत अच्छी तरह से जानता है और वह हमें सही सलामत घर पहुंचा सकता है। अब ये लोग नाव से उतर जाते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि कबीले वालों को वह नाव इस जगह से बहुत आगे मिले और तब तक ये लोग दूर निकल जाए। इसके बाद ये लोग अपनी खालें पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि अगर वे कभी फिर यहाँ आए तो उन्हें उनकी खालें यहीं मिल जाएं। अब ये लोग जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं। यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या इस जगह की ठंड होती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये लोग रात गुजारने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि नाव छोड़ने का इनका फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि कबीले वाले उनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि ये लोग जंगल के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक आदमी कबीले के सरदार से कहता है कि उनके पैरों के निशान उत्तर की तरफ गए हैं, इसलिए कबीले वाले भी उनका पीछा करते हुए उत्तर की तरफ जाते हैं। ग्लास और उसके साथी लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। पूरा दिन चलने के बाद रात को ये लोग एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। सुबह सबसे पहले ग्लास उठता है और अपनी राइफल लेकर जंगल में घूम रहा होता है कि उसे अचानक सामने भालू के बच्चे नजर आते हैं। अब इससे पहले कि ग्लास वहां से निकलता, बच्चों की माँ आकर उस पर हमला कर देती है। ग्लास के हाथ से राइफल गिर जाती है और भालू उसे बुरी तरह से चीर फाड़ देता है। ग्लास अब बुरी तरह घायल हो चुका था। भालू ग्लास को छोड़कर थोड़ी दूर जाता है। इस दौरान ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी राइफल उठाकर भालू पर तान लेता है। अब जैसे ही भालू दोबारा ग्लास पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो ग्लास उसे गोली मार देता है, मगर भालू पर इसका कोई खास असर नहीं होता और वह एक बार फिर ग्लास को मारना शुरू कर देता है। अब ग्लास भी एक चाकू निकालता है और भालू की गर्दन पर वार करने लगता है। दोनों एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं। भालू सीधा आकर ग्लास के ऊपर गिरता है, लेकिन भालू मर चुका होता है और ग्लास भी लगभग अधमरा हो चुका था, क्योंकि भालू ने उसका गला फाड़ दिया था और उसे बहुत गहरे घाव दिए थे। ग्लास दर्द से कराह रहा होता है कि तभी उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां पर आते हैं और भालू को उसके ऊपर से हटाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। कैप्टन ग्लास के घाव को सिलना शुरू करता है। उसके पेट और गले पर गहरे घाव होते हैं। उसका गला पूरी तरह से फट चुका था और उसकी टांग भी टूट चुकी थी। दूसरी तरफ कबीले वाले इनसे छीनी गई खालों को बेचकर उनके बदले फ्रांसीसियों से बंदूक और कुछ घोड़े ले लेते हैं। इधर ग्लास के साथी उसके लिए लकड़ियों से एक स्ट्रेचर बनाते हैं और ग्लास को उस पर लिटाकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे चढ़ाई होती है जिस पर ग्लास को लेकर चढ़ना लगभग नामुमकिन होता है। तभी कैप्टन हेनरी एक आदमी से कहता है, ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो, और अपनी बंदूक ग्लास पर तान लेता है। दरअसल वह ग्लास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास अब जिंदा नहीं बच सकता। वह तड़प रहा होता है, मगर ग्लास का बेटा हॉक रोते हुए कहता है, ऐसा मत करें, और कैप्टन को उस पर दया आ जाती है। अब कैप्टन अपने साथियों से कहता है, तुम में से जो भी ग्लास के साथ यहाँ पर रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन फॉर कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे। ग्लास ने हम सबकी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे नेचुरल डेथ मिले और जब वह मर जाए तो उसे इज्जत के साथ दफना दिया जाए। अब ग्लास का बेटा, हॉक, जिम और फिट्स ये तीनों ग्लास के साथ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर फिट्स कैप्टन से कहता है कि $70 बहुत कम है, इसलिए कैप्टन कहता है, ठीक है, $100। हॉक और जिम कहते हैं, तुम हमारे पैसे भी रख सकते हो। अब ये तीनों ग्लास के साथ रुक जाते हैं और बाकी लोग कैप्टन के साथ अपने कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्लास की हालत बहुत खराब थी। फिट्स को लगता है कि वह जल्द ही मर जाएगा, मगर ग्लास जिंदा रहता है। एक दिन जब हॉक और जिम वहाँ नहीं होते तो फिट्स ग्लास से कहता है, तुम मर क्यों नहीं जाते? अगर कबीले वाले यहाँ पहुँच गए तो तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे और हम सबकी जान बचा सकते हो। अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ। अपनी आंखें झपकाओ और मुझे यह करने की अनुमति दो। लेकिन ग्लास ऐसा नहीं करता। फिर फिट्स बोलता है, तुम्हें आंखें झपकाने की कोई जरूरत नहीं। अब वह ग्लास की नाक और मुंह बंद
करना शुरू करता है। ग्लास तड़प रहा होता है और वह बस मरने ही वाला था कि तभी हॉक वहां आ जाता है और फिट्ज के सिर पर अपनी बंदूक से वार करता है। फिट्ज दूर जा गिरता है। फिट्ज हॉक को समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, मगर हॉक उसकी बात नहीं सुनता और उस पर बंदूक तान लेता है। फिट्ज उससे बंदूक छीन लेता है और उसे चाकू से मार देता है। ग्लास ये सब देखकर तड़प रहा होता है, लेकिन उसका गला कटा हुआ है और वह मदद के लिए चिल्ला नहीं सकता और न ही वह चल सकता है ताकि अपने बेटे की जान बचा सके। फिट्ज हॉक की लाश को एक गहरे गड्ढे में छिपा लेता है। अब जिम वहां पर आता है तो ग्लास उसे बता नहीं पाता कि फिट्ज ने उसके बेटे को मार दिया है, क्योंकि वह बात नहीं कर सकता। अब अगली सुबह फिट्ज जिम के कान में कहता है कि यहाँ से कुछ दूर लगभग 20 आदिवासी हैं और वे हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जिम डर जाता है और पूछता है कि हॉक कहाँ है। फिट्ज कहता है कि अगर वह जिंदा हुआ तो हमें ढूंढ लेगा। अब जिम कहता है कि ग्लास जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि हम ग्लास के मरने के बाद उसको सही तरीके से दफनाकर वापस आएंगे। फिट्ज ग्लास को घसीटते हुए एक गड्ढे में फेंक देता है और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। ग्लास दर्द से कराह रहा होता है। उसके पूरे जिस्म पर गहरे घाव होते हैं। जिम उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिट्ज कहता है आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा और हमने कैप्टन से वादा किया था कि इसे सही तरीके से दफन करेंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। फिट्ज ग्लास पर थोड़ी मिट्टी डालकर वहां से चला जाता है। हालांकि जिम ग्लास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर उसकी जान को भी खतरा होता है, इसलिए वह अपनी पानी की बोतल ग्लास के सीने पर रखकर वहां से चला जाता है। उसे नहीं पता होता कि आसपास कोई आदिवासी नहीं है। फिट्ज झूठ बोल रहा था। अब ग्लास जंगल में अकेला है। वह बहुत देर तक उसी गड्ढे में पड़ा रहता है और फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाता है और जमीन पर रेंगते हुए अपने बेटे की लाश के पास जाता है और अपने बेटे के सीने पर सर रखकर कई घंटों तक वहीं पड़ा रहता है। अब ग्लास रेंगता हुआ एक जानवर की लाश के पास जाता है और हड्डियों से सूखा हुआ मांस अलग करके खाने लगता है। ग्लास कई दिनों से भूखा प्यासा होता है, इसलिए अब वह रगड़ता हुआ पहाड़ी के किनारे तक जाता है। ग्लास देखता है कि वहाँ एक नदी है और वह बड़ी मुश्किल से उस नदी के किनारे जाता है। ग्लास पानी पीने लगता है तो पानी उसके गले से बाहर निकलता है। अब वह एक बैग से थोड़ा बारूद निकालता है और अपने गले पर डाल देता है। इसके बाद अपने गले पर एक चिंगारी से आग लगाता है। इससे ग्लास के गले का जख्म भर जाता है, मगर उसे काफी दर्द होता है और दर्द की वजह से ग्लास बेहोश हो जाता है। अब ग्लास कई दिनों तक इस नदी के किनारे रहता है। वह पानी पीकर घास फूस खाकर खुद को जिंदा रखता है, मगर एक दिन आदिवासी कबीले वाले वहां आ जाते हैं और वे ग्लास को देख लेते हैं। मगर इससे पहले कि वे ग्लास को मार पाते, ग्लास नदी में तैरते हुए वहां से भाग जाता है और नदी के दूसरे किनारे से निकलता है। अब ग्लास इसी जगह पर कुछ दिनों के लिए आराम करता है। धीरे धीरे उसके घाव भी भरने लगते हैं और अब वह लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल सकता है, लेकिन इस इलाके की ठंड और भूख की वजह से अब भी उसका बुरा हाल है। एक रात जब वह सो रहा होता है तो आग के शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जब वह उस तरफ जाकर देखता है तो वहाँ एक आदमी ने बहुत बड़े जानवर का शिकार किया होता है और वह उसे खा रहा होता है। वह आदमी ग्लास को देखकर अपना तीर उस पर तान लेता है, लेकिन ग्लास हाथ ऊपर करके जमीन पर लेट जाता है और इशारे से उसे कहता है कि मुझे बस खाना चाहिए, मैं घायल हूँ और मेरा यह हाल एक भालू ने किया है। मेरे लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया और मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। वह आदमी ग्लास को खाना देता है और कहता है कि मेरे परिवार को भी दूसरे कबीले के लोगों ने मार दिया। अब वह ग्लास से कहता है कि तुम मेरे साथ सफर कर सकते हो, मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ। अब ये दोनों उस आदमी के घोड़े पर बैठकर आगे का सफर तय करते हैं। दूसरी तरफ फिट्ज की बातों से जिम को उस पर शक हो जाता है और वह फिट्ज पर बंदूक तानकर उससे पूछता है, सच बताओ, तुमने वहाँ आदिवासियों को सच में देखा था? इस पर फिट्ज उसे कहता है, नहीं, मैंने झूठ बोला था। ग्लास वैसे भी मरने वाला था और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वह जिम को अपनी बातों में बहका लेता है। अब वे दोनों आगे का सफर तय करते हैं। आगे जाकर उन्हें एक तबाह हुए गांव से 2 घोड़े मिल जाते हैं, जिन पर बैठकर वे कैप्टन के पास कैंप में पहुंच जाते हैं। यहाँ फिट्ज जिम से कहता है, कैप्टन को सच का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह हम दोनों को सूली पर चढ़ा देगा। अब ये दोनों कैप्टन के पास जाते हैं और कैप्टन वादे के मुताबिक उन्हें $100 दे देता है, मगर जिम अपने पैसे लिए बिना ही बाहर चला जाता है। फिट्ज कैप्टन से कहता है, रास्ते में जो कुछ भी हुआ उससे जिम सदमे में है, इसलिए वह ऐसे रिएक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ ग्लास उस आदमी के साथ बर्फ में आगे का सफर जारी रखता है, लेकिन रास्ते में बर्फ का तूफान आता है। ग्लास घायल था, उसके घाव सड़ रहे थे और इसलिए वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह आदमी ग्लास के सारे कपड़े उतार कर उसे लकड़ियों का एक झोंपड़ा बनाकर रखता है और कुछ जड़ी बूटियां उसके घाव पर लगाकर उसके गिर्द आग जला देता है, ताकि आग की गर्मी की वजह से वह सर्दी से महफूज रहे। इसी तरह पूरी रात गुजर जाती
जाती है। सुबह जब ग्लास उठता है तो देखता है कि वह आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ढूंढते हुए वह एक तरफ जाता है तो देखता है कि उस आदमी को किसी ने मारकर दरख्त से लटका दिया है। ये फ्रांसीसियों का काम होता है और ग्लास जल्द ही उन तक पहुंच जाता है। ग्लास देखता है कि उनका घोड़ा भी वहां पर बंधा हुआ है। वह अपने घोड़े को छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर एक फ्रांसीसी पर पड़ती है जो एक लड़की का रेप कर रहा था। ये लड़की अरिकारा कबीले के सरदार की बेटी होती है जिसे कबीले वाले ढूंढ रहे थे। ग्लास उस लड़की को फ्रांसीसियों से बचा लेता है और अपना घोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब ग्लास की आंख खुलती है तो देखता है कि अरिकारा कबीले के लोग उसके नजदीक पहुंच गए हैं। वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर भागने लगता है। कबीले के लोग उसका पीछा करते हैं। ग्लास कुछ आदिवासियों को गोली मार देता है और भागते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसका घोड़ा मर जाता है, मगर ग्लास अब भी जिंदा होता है। ठंड से बचने के लिए जो भालू की खाल ग्लास इस्तेमाल करता था वह कहीं गिर गई थी, इसलिए रात गुजारने के लिए वह घोड़े का पेट काटकर उसका सारा मांस बाहर निकाल लेता है और खुद उसके अंदर छुप जाता है, क्योंकि वह जानता है कि ठंड की वजह से मर जाएगा। अगली सुबह ग्लास उठता है और आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके कैंप में एक फ्रांसीसी सर्वाइवर आता है और वह कैप्टन से मदद मांगता है। वह इनको खाने के बदले कुछ पैसे और एक बोतल देता है। इसे देखकर जिम कहता है, तुम्हें यह बोतल कहाँ से मिली? वह कहता है, ये बोतल यहाँ से 30 मील दूर किसी की गिर गई थी तो मैंने उठा ली, और ये वही बोतल थी जो जिम ने आते वक्त ग्लास के ऊपर रख दी थी। जिम कहता है, ग्लास तो मर गया होगा, लेकिन शायद उसका बेटा हॉक अब भी जिंदा है। जिम को नहीं पता होता कि फिट्ज ने उसे मार दिया है, इसलिए कैप्टन जिम और कुछ लोगों के साथ हॉक को ढूंढने के लिए जाता है। अब यहाँ फिट्ज समझ जाता है कि ग्लास अब भी जिंदा है। इधर जब कैप्टन और उसके साथी हॉक को ढूंढ रहे थे तो ग्लास उनके सामने आता है। कैप्टन ग्लास को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जिम और फिट्ज ने उसे बताया था कि ग्लास मर चुका है। कैप्टन कहता है कि जिम को गिरफ्तार कर लो, और वह खुद फिट्ज के पीछे कैंप में वापस आता है। कैप्टन फिट्ज को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन फिट्ज उसे कहीं भी नहीं मिलता। कैप्टन पूछता है कि फिट्ज कहाँ है। तब वह आदमी कैप्टन को बताता है कि फिट्ज ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि वह टेक्सास जा रहा है और वहां अपना घर खरीदेगा। इसके बाद कैप्टन अपने कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि फिट्ज ने उसकी तिजोरी से सारा पैसा चोरी कर लिया है। कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और वह तय करता है कि अब वह फिट्ज के पीछे जाएगा और उसे पकड़कर वापस लाएगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे की हत्या की है। ग्लास उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब ये दोनों फिट्ज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वे उसके घोड़े के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर तक जाते हैं। एक जगह पहुंचकर घोड़े के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं, इसलिए ग्लास और कैप्टन अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। यहाँ फिट्ज एक बड़े से चट्टान के पीछे से निकल आता है और कैप्टन पर अपनी राइफल तान लेता है। कैप्टन उससे कहता है, तुम्हारे ऊपर हत्या और चोरी का इल्जाम है, तुम मेरे साथ कैंप में चलो। लेकिन फिट्ज नहीं मानता और कैप्टन को गोली मार देता है, जिससे कैप्टन की जान चली जाती है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास वहां आता है। ग्लास देखता है कि जमीन पर कैप्टन की लाश पड़ी है और फिट्ज वहां से गायब है। ग्लास लकड़ी की एक टहनी तोड़कर कैप्टन की पीठ पर लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी रहे। अब ग्लास कैप्टन को आगे वाले घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है। फिट्ज इन्हें देख लेता है और उसे लगता है कि पीछे वाले घोड़े पर कैप्टन की लाश रखी हुई है। वह आगे वाले आदमी को शूट करता है, जिससे वह अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। फिट्ज को लग रहा था कि उसने ग्लास को भी मार दिया है। अब वह धीरे धीरे लाश के पास आता है और जब वह उसे पलटता है तो देखता है कि यह कैप्टन है। तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर उस पर गोली चलाता है। एक गोली फिट्ज के कंधे में लग जाती है, लेकिन वह वहां से भाग जाता है। ग्लास उसका पीछा करता है। अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों काफी घायल हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार ग्लास एक चाकू फिट्ज के पैरों और पीठ में मारता है, जिससे वह उसे काबू में कर लेता है। अब यहाँ नदी के दूसरे किनारे अरिकारा कबीले वाले आ जाते हैं। ग्लास फिट्ज को मारने वाला होता है कि उसे उस आदमी की बात याद आती है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने ग्लास से कहा था कि प्रतिशोध लेने का विकल्प सिर्फ ईश्वर के पास है, इसलिए ग्लास फिट्ज को नदी में छोड़ देता है। फिट्ज नदी में बहता हुआ दूसरे किनारे तक जाता है, जहाँ अरिकारा कबीले का सरदार उसे पकड़कर मार देता है। इसके बाद वे नदी पार करके दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन वे ग्लास को नहीं मारते, क्योंकि ग्लास ने जिस लड़की को फ्रांसीसियों से बचाया था वह इस कबीले के सरदार की बेटी थी। अब कबीले वाले यहाँ से आगे निकल जाते हैं। ग्लास बुरी तरह जख्मी है, मगर उसने अपने बेटे का बदला ले लिया है। उसे जंगल में अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।